हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आइए हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे आईआर के बचे हुए टॉपिकों को कवर करते हुए, लेकिन उसके पहले 1 मिनट का समय हम आपका लेंगे जिसमें आपको सूचित कर दे हमारे आने वाले बैचेस के बारे में, खास करके उन विद्यार्थियों को जिन्हें 2024, 25 और 26 की प्लानिंग करनी है। 17 नवंबर से हमारा नया बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच आईएएस 2025 के विद्यार्थियों के लिए। इस बैच में टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से प्री और मेंस की प्रिपरेशन, और केवल यही बैच नहीं, आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारे बैचेस की कक्षाएं आप देख सकते हैं जो भी प्लस पर या आइकॉनिक बैच के रूप में आएगी। साथ ही साथ मेंटरशिप का भी ऑप्शन मिलता है यदि आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। 26 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है अनअकैडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट के माध्यम से, जिसमें आप जीत सकते हैं लगभग 10 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप, साथ ही मैकबुक, लैपटॉप, गिफ्ट वाउचर्स और भी बहुत कुछ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यह टेस्ट होगा। यूपीएससी आईएएस ऑप्शनल बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के रूप में। पीएसआईआर, हिस्ट्री, मैथ्स, एंथ्रो और एग्रीकल्चर के 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन आपके पास है। और जैसे मैंने आपको पहले भी सूचित किया है, पुनः याद दिला दूं, 1 दिसंबर से नए पैटर्न पर सी सेट का बैच आ रहा है। इसे मिस मत करिएगा क्योंकि यह बैच साल का इकलौता बैच है जो कि ऑनलाइन के विद्यार्थियों के लिए सी सेट की प्रिपरेशन को डिसाइड करता है। यह बैच आप सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं, केवल सी सेट का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और इस समय एमके लाइव रिफर कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन आपको सबसे मिनिमम प्राइस पर मिल रहा है। ये ऑफर आपके पास आने वाले कुछ दिनों तक है, तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मिस मत करिए इस बैच को। 1 दिसंबर सुबह 6:30 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 7, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में भूमि सुधार। भूमि सुधार वैसे तो भारत में आजादी के बाद बड़े स्तर पर दिखाई दिया, लेकिन भूमि सुधार की कहानी काफी पुरानी है। आजादी से पहले भी अंग्रेजों के द्वारा कुछ भूमि सुधार किए गए, लेकिन उनके सुधार ने ही समस्याएं ज्यादा खड़ी क्रिएट कर ली। भूमि सुधार की जरूरत क्यों, भूमि सुधारों का उद्देश्य क्या है, भूमि सुधारों का स्वरूप क्या है, सकारात्मक, नकारात्मक और निष्कर्ष, सारे डायमेंशन को हम इसमें कवर करेंगे ताकि लैंड रिफॉर्म में आपको एक वृहद पिक्चर समझ में आ जाए कि लैंड रिफॉर्म में हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। देखो, भूमि सुधार का सबसे पहला मतलब तो यह है कि भूमि के बिचौलियों को हटाना। पहले एक जनरल बात बता दूं, भूमि के बिचौलिए कौन? जमींदार। भूमि के बिचौलिए कौन? जिनके कब्जे में जमीनें बड़े स्तर पर पहुंच गई और उनका जमीनी स्तर पर कृषि से कोई लेना देना नहीं। फिर वो जमींदार हो, बिचौलिए हो या फिर कोई और। पर भूमि सुधार का अर्थ केवल इतना भर नहीं है, बल्कि भूमि सुधार का अर्थ है भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से रोकना। क्योंकि जब भूमि के कई हिस्से हो जाते हैं तो उसका कई प्रकार से क्षरण होता है, लॉस होता है। कैसे? मान लेते एक 10 एकड़ की जमीन थी, 2 बेटे 5-5 एकड़ में बढ़ गई, तो बीच में एक मेड़ बनाई जाती है, मेड़, ताकि 2 बराबर हिस्से दिख सके। अब उतना हिस्सा अनुत्पादक रहेगा, वहां कोई बुआई नहीं कर सकेगा। फिर दोनों के 2-2 बच्चे, फिर 2.5-2.5 एकड़, फिर 1.25 एकड़। तो छोटी जमीन हो जाएगी तो आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, इनोवेशन यूज नहीं करेंगे, आप व्यवसायिक नहीं सोचेंगे, बल्कि जीवन निर्वाह पर ध्यान दोगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भूमि सुधार का दूसरा उद्देश्य है टुकड़ों में तोड़ने से बचाना। पर भूमि सुधार में केवल जमींदारी या हदबंदी और चकबंदी नहीं होता, बल्कि भूमि सुधार में संस्थागत कारक भी होते हैं। जैसे सिंचाई की सुविधा को मजबूत करना। हमारे देश में आज भी 45% जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा है। बाकी जगह पर किसान मौसम पर डिपेंड होता है, मानसून पर निर्भर करता है।
बारिश हुई तो उत्पादन मिलेगा, नहीं तो उसका उत्पादन कुछ नहीं हो पाएगा। कई जगह पर फसल एक ही ली जाती है पूरे साल भर में, तो ये जमीन का सही प्रबंधन नहीं है। ऋण की सुविधाएं हैं जो किसानों को चाहिए भूमिगत निवेश को बेहतर करने के लिए। भूमि सुधार में वास्तविक रूप में हमें बीज से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर वैज्ञानिक पद्धतियां भी शामिल करनी है, क्योंकि हमारे पास यदि बेहतर उत्पादकता वाले बीज नहीं होंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उतना रिजल्ट नहीं ला पाएंगे जितने की जरूरत है। तो भूमि सुधार का संबंध केवल एक डायमेंशन में नहीं, कई कारकों में है। भूमि सुधार एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण, भूमि के इष्टतम प्रयोग की दृष्टि से खेती किए जाने वाले जोतों का पुनर्गठन सम्मिलित है। भूमि सुधार से तात्पर्य, एक और परिभाषा, भूमि स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। प्रोफेसर गुन्नार मिल्डर के अनुसार भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन और संस्थागत पुनर्गठन है। मतलब एक प्रकार से व्यक्ति और जमीन के बीच का बेहतरीन रिलेशन, जिससे वो जमीन का इष्टतम उपयोग कर सके, जिससे वह जमीन को इस तरीके से उपयोग कर सके, दोहन कर सके कि वह अपना अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके बिना उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। देखो, प्रारंभिक दौर में भूमि सुधार हदबंदी और चकबंदी तक सीमित रहा, लेकिन वर्तमान में भूमि सुधार में उत्पादकता का पहलू आ गया है। वर्तमान में भूमि सुधार में एक फसल की जगह कई फसलों का पहलू आ चुका है। इस समय भूमि सुधार का मेन मकसद है अपने भूमि का सही तरीके से प्रबंधन, मैनेजमेंट, मतलब सॉइल की टेस्टिंग, फिर फर्टिलाइजर की बातचीत, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग नहीं करना, फसलों में डाइवर्सिटी को अपनाना, फसल चक्र को अपनाना, वो सभी पहलू। आजादी के पूर्व भूमि सुधार, एक्चुअल में आजादी से पहले आप जानते होंगे कि हमारे यहां पर जाति प्रथा काफी प्रभावी थी, तो इस कारण से जमीनों पर कुछ विशिष्ट वर्ग का ही अधिकार होता था। पर फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जाति प्रथा की जगह पर बिचौलिए खड़े कर दिए, जिनको हम जमींदार कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था जैसी चीजें लेकर आ गई, जिसका परिणाम हुआ कि वास्तविक मालिक जो जमीनों के थे वो हट गए और उनकी जगह पर नए मालिक बन गए। ब्रिटिश काल में उपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के भू सुधार किए गए। ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था, अतः उन्होंने कई भू राजस्व प्रणालियों की शुरुआत की, जैसे जमींदारी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, महालबाड़ी व्यवस्था। आप जानते होंगे जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक एक व्यक्ति माना जाता था और उस पर खेती करने वाले किसान किराए से जमीन को प्राप्त करते थे, ऐसा माना जाता था। और वो हर साल जमींदार को एक निश्चित उत्पादन का हिस्सा देते थे ताकि वह उस जमीन पर उत्पादन कर सके। जमींदार उसमें से एक हिस्सा अपने पास रखता था और 10 हिस्सा, मतलब 11 हिस्सों में 10 हिस्सा ब्रिटिश सरकार के पास जमा करता था। महालबाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव की बातचीत होती थी। जैसे आपने अगर लगान मूवी देखी होगी तो लगान मूवी में पूरे गांव के लोग मिलकर लगान देते थे, तो वो महालबाड़ी व्यवस्था कहलाती थी, जिसमें पूरे गांव को जिम्मेदारी दी जाती थी। इसमें मुखिया होते थे जो तय करते थे कि पूरे गांव मिलकर कितना टैक्स जमा करेंगे, मतलब कितना ब्रिटिश सरकार को जमा किया जाएगा सामान। और तीसरी रैयतवाड़ी, रैयत मतलब किसान, जिसमें डायरेक्टली किसान को ही टैक्स जमा करना था सरकारी खजाने में। भूमि का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कहते थे। एक्चुअल में जमींदारी व्यवस्था इसलिए लाई गई थी क्योंकि अंग्रेजों को यह लगा कि अगर हम यहां पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे और उसको बोल देंगे कि हमें इतना ही अमाउंट तुम देना, भले ही कितना भी उत्पादन हो जाए, तो शायद वो व्यक्ति किसानों की स्थिति और जमीन की स्थिति को बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, ताकि उसका उत्पादन और बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमारे जमींदार उससे भी ज्यादा बुद्धिमान निकल गए। उन्होंने केवल और केवल किसानों का शोषण करके ज्यादा से ज्यादा
टैक्स की वसूली कर ली और अंग्रेजों को जितना था उतना दिया, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जमींदारी व्यवस्था भारत के सबसे न्यूनतम भाग में फैली। उसके बाद फिर महलवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं ने ज्यादा स्थान प्राप्त किया। जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, बिसबदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, ऐसे कई नामों से इसको जानते हैं। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन शोर तथा रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट की सहायता से 1790 में 10 वर्ष के लिए, किंतु 1793 में परमानेंट, तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार की लगभग 19% भूमि पर यह लागू होता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक भू राजस्व की एक स्थायी दर 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा, जबकि 1/11 जमींदार को। सूर्यास्त का नियम यह था कि यदि कोई जमींदार सूर्यास्त से पहले जो टैक्स है वो जमा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। यह सूर्यास्त का नियम कहलाता था। वैसे ये तो इनकी सहायता से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें एक व्यक्ति का और नाम आता है कि किनके वाइस कौन से हम कहेंगे कि गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो एक नाम बड़ा चर्चा में आता है, देखिए कितने लोगों को नाम याद है। जमींदारी व्यवस्था को लाने का श्रेय हम उनके नाम पर देते हैं, ये इनके माध्यम से हुआ। नहीं, रीड और मुनरो तो उसमें आएंगे, ये अगले वाले में रैयतवाड़ी में मुनरो और रीड आएंगे। कार्निवलिस, बहुत बढ़िया पुनीत और हिमांशी। कार्निवलिस, कार्निवलिस का नाम बड़ा चढ़ता है जब भी जमीन। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी का मतलब होता है वास्तविक रूप में किसान। प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी, जो सरकार को लगान देने के लिए जिम्मेदार। 1792 में टॉमस मुनरो और मद्रास के 12 जिले में लागू किया टॉमस मुनरो ने। आगरा में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास और बंबई और असम के अधिकांश भागों में 51% मतलब सबसे ज्यादा जमीन पर अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किसानों को भूमि का प्रत्यक्ष मालिक बनाया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मैकेंजी के द्वारा भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार, समुदाय के सदस्य अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान की अदायगी। यूपी, एमपी, पंजाब में ब्रिटिश सरकार की भूमि का लगभग 30% पर लगान की दर लगभग 80% तक। तो 51%, 30% और 19%। रैयतवाड़ी ये डायरेक्ट किसान थे। महलवाड़ी और जमींदार। इन सभी व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना था। इनके कारण भू स्वामित्व का असंतुलित वितरण देखने को मिला। इस असंतुलन को दूर करने के लिए शोषणकारी आर्थिक संबंधों को समाप्त करने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता देखने को मिली। तो मेनली तो है आजादी के बाद भूमि सुधार। आपको पता होगा कि पहला संविधान संशोधन इन्हीं भूमि सुधारों की देन है। 9वीं अनुसूची इन्हीं भूमि सुधारों की देन है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती मामला जो चला पेपर 2 में, वो भी कहीं ना कहीं भूमि सुधारों की शुरुआत, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआत भूमि सुधारों से ही होती है। क्योंकि जब देश की आजादी में प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया तो उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, एम्बिशंस थे। किसानों को लगता था कि अगर अपने देश की सरकार बनेगी तो वह हमारे अधिकारों की मांग करेगी। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने योगदान इसीलिए दिए थे देश की आजादी में, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि देश आजादी के बाद उनकी मांग पूरी करेगा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के अधिकांश कृषि क्षेत्र में वास्तविक काश्तकार तथा भूमि के स्वामी के बीच मध्यस्थों की बहुलता विद्यमान थी। इसी कारण जहां एक और काश्तकार को भूमि की उपज का बड़ा भाग मध्यस्थों को देना पड़ता था, वही दूसरी ओर वह इन पर पूरी तरह आश्रित था। भूधारण की कोई गारंटी नहीं दी जाती थी और लगान की दरों में भी निश्चितता नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जोतने वाले को भूमि के नारे को वास्तविकता में बदलने के लिए भूमि सुधार किए गए। जोतने वाले को भूमि मतलब जो व्यक्ति उस जमीन पर काम करते आ रहा है, कई वर्षों से उस जमीन पर उत्पादन प्राप्त कर रहा है, वही व्यक्ति उसका मालिक होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों की रूपरेखा शुरू हुई। क्यों जरूरत थी भूमि सुधारों की? तो सबसे बड़ा कारण था भूमि का असमान वितरण। वैसे तो आज भी है, आज भी 80 मैं कहूंगा कि 87% किसानों के पास मात्र 15% जमीन है और 13% किसानों के पास 85% जमीन है। आज भी असमान वितरण है, क्योंकि भूमि सुधारों में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में केवल 2 ही ऐसे राज्य रहे जिन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया, पश्चिम बंगाल और केरल। भूमि का असमान वितरण, हम लिख रहे हैं व्हाई द नीड फॉर लैंड रिफॉर्म। भूमि का असमान वितरण ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली से उत्पन्न दोष, देश में खाद्यान्न की कमी, प्राथमिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए, कृषि सुधारों को बेहतर करने के लिए देश की बहुसंख्यक जनता का कृषि पर निर्भर होना और देश की विकास दर का कृषि पर निर्भर होना, ये 1950 के दौर के वो कारण थे जिसके कारण सरकार को लगा कि सबसे पहले हमें भूमि सुधार पर ही काम करना होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी भूमि सुधार रखी गई, क्योंकि ये वो कारण थे जिसके चलते हमारी सरकार ने पहले पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को ही लक्षित करते हुए सारे काम किए थे। सरकार जानती थी कि यदि हमें इतनी बड़ी आबादी का पोषण करना है तो हमें अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा, और हमारा उत्पादन तभी बढ़ पाएगा जब हम भूमि में सभी को इस प्रकार के अधिकार सौंपेंगे जिससे वह अपने अधिकतम क्षमता का उपयोग कर पाएगा। आजादी के समय डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया में लिखा था कि वैज्ञानिक कृषि अथवा सहकारिता को हम कितना ही अपना ले, पूर्ण सफलता हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हम भूमि व्यवस्था में वांछित सुधार नहीं कर देते। भूमि सुधारों के मकसद क्या क्या हैं? कृषि क्षेत्र में विद्यमान संस्थागत कमियों को दूर करना और इसे तर्कसंगत और आधुनिक बनाना। देखो, तर्कसंगत और आधुनिक बनाने का मतलब क्या है? आप अगर केवल आधा हेक्टेयर जमीन रखते हैं तो आप कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाएंगे, आप कोई इनोवेशन नहीं अपनाओगे, तो ऑब्वियसली कोई वैज्ञानिकता कृषि में आएगी ही नहीं। जैसे जोत का आकार, भूमि स्वामित्व, भूमि उत्तराधिकार, काश्तकार की सुरक्षा, आधुनिक संस्थागत सहायता और आधुनिकरण, ये सभी चीजें अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी भूमि का एक ऐसा साइज चाहिए जिसके लिए आप उस पर वैज्ञानिक चीजें कर सकते। फिर हमने कहा भी फिर जो जमींदारों के पास बड़ी बड़ी जमीनें, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सवाल ये नहीं है कि जमीनों का आकार छोटा ना हो, पर सवाल ये भी है क्या वास्तविक रूप में जमीन पर उसी व्यक्ति का अधिकार है जो उस जमीन को काफी लंबे समय से जोत रहा है, उस पर वो फसल बो रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वह उसके सुधार के लिए वैसे ही कदम उठाएगा? क्योंकि जब तक व्यक्ति को वो चीज अपनी नहीं लगेगी तब तक उसमें वो सुधार भी नहीं करेगा। आर्थिक असमानता को समाप्त करना, जिससे सामाजिक समानता को प्राप्त कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। देखा गया था कि अधिकतर गरीबी, अधिकतर कुपोषण, बेरोजगारी, जिसका सबसे बड़ा कारण था कृषि में कहीं न कहीं विसंगतियां। अगर कृषि की विसंगतियां दूर हुई तो हम आर्थिक असमानता को दूर करेंगे, और आर्थिक असमानता दूर हुई तो फिर जातिगत विभेद भी खत्म होंगे।
कृषि उत्पादन में वृद्धि कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि क्षेत्र में व्याप्त शोषणकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करना और गरीबी उन्मूलन। देश में कृषि सुधारों को दिशा और गति प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 1949 में जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति का प्रमुख कार्य भारत में कृषि भूमि संबंधी समस्याओं के स्वरूप और उनसे निपटने के उपायों को सुझाना था। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में भू सुधारों हेतु 4 प्रमुख घटकों की पहचान की गई, जिनको आधार बनाकर भू सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना था। भूमि सुधार का स्वरूप अगर देखा जाए तो 4 बड़ी चीजें हैं जो भूमि सुधार में करनी है। सबसे पहले मध्यस्थ वर्गों का उन्मूलन, मतलब मूलतः जमींदारों का उन्मूलन, पहला काम। ये काम कई जगह बहुत अच्छे हुए, पश्चिम बंगाल, केरल में, लेकिन अधिकतर राज्यों में नहीं हो पाए। उसका सबसे बड़ा कारण था यही जमींदार राजनीतिक रूप से भी मजबूत थे। जो अंबेडकर जी बार बार नहीं कहते थे कि शक्ति राजनीतिक रूप से उसी के पास होगी जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा, सामाजिक रूप से संपन्न होगा, सामाजिक जिसके पास शक्ति होगी। तो मध्यस्थ का इसलिए उन्मूलन नहीं हो पाया क्योंकि कानून केंद्र सरकार ने बना दिए या राज्य सरकारों ने बना दी, लेकिन उसको लागू करने के लिए जो भी प्रशासनिक इकाइयां थी, उन प्रशासन के अंदर बहुत सारे लोग जमींदारों के बेटे थे, यहां तक कि पॉलिटिशियन जमींदार थे। फिर जोत की उच्चतम सीमा का निर्धारण, मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर आपके पास जमीन है तो सरकार छीन लेगी। टीनेंट, काश्तकारी सुधार जब भी आए तो टीनेंसी मतलब जमींदारी किराए पर आपके आसपास भी अभी भी होती होगी, लेकिन फिर भी अभी अच्छे स्तर पर पहुंच गई है। मतलब अब किराए पर जो जमीन ली जाती है उसमें उतना शोषण नहीं होता था। पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर किराए पर जमीन लेता था तो कहा जाता है कि 75% तक उससे जमीन का किराया लिया जाता था। मतलब मान लीजिए 100 रुपए उसने कमाए तो 75 रुपए जमीन का मालिक और 25 रुपए वो लेता था मात्र। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैंने अब अपने आसपास देखा है कि अब किराया 25%, 30% तक सिमट गया है। आप अपने आसपास के भी अनुभव मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है कि अब उसमें उतना ज्यादा नहीं रहा है किराया जैसा कि पहले होता था। 25 और 30% किराए पर या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है, 15,000 रुपए एकड़, 20,000 रुपए एकड़, जिसके माध्यम से जमीन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता है। फिर है कृषि का पुनर्गठन, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, सिंचाई के साधन, वैज्ञानिक पद्धति, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, बेहतर बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, फसलों के लिए बेहतर फर्टिलाइजर, सभी तरीके की चीजें। अमाउंट पर ही होता है, एक निश्चित धनराशि भी दे दी जाती है, पर फिर भी इसमें भी कुछ जगह सुधार की अभी उम्मीदें हैं। तो ये 4 सुधार हमें देखने हैं: मध्यस्थों का उन्मूलन, जोतों की उच्चतम सीमा, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन। साथ ही समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, ये समिति की हम बातचीत कर रहे हैं जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि भू सुधारों को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति अत्यंत जरूरी है। सबसे पहले है मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थ मतलब जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना, जड़ से खत्म करना। 2/3 और 1/3, मतलब जो जमीन जोत रहा होगा उसे 2/3 मिलेगा और जो जमीन का मालिक होगा उसे 1/3 मिलेगा। तो 1/3 भी बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरे हिसाब से तो 1/4 बहुत हो गया। मध्यस्थों का उन्मूलन, प्रथम महत्वपूर्ण कानून जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन था, जिसके द्वारा कृषकों और राज्य के मध्य मौजूद मध्यस्थों को हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश का पहला राज्य बना, जिसने जनवरी 1951 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का मतलब होता है खत्म। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं जमींदार हूं तो उसकी जमीन छीन लो, डायरेक्ट, इसको कहते हैं उन्मूलन, एबोलिशन। इसके बाद बंबई, हैदराबाद, असम, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा जैसे
अन्य राज्यों ने इस प्रकार के अधिनियम पारित किए। सभी राज्यों द्वारा इस दिशा में कानून पारित करने के बाद लगभग पूरे देश में जमींदार, जागीरदार जैसे मध्यस्थों के भूमि अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ? यह सुधार वास्तविक भूस्वामियों और काश्तकारों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया। यह सुधार अन्य सुधारों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी था, जो अधिकांश क्षेत्र में जमींदार के अधिकार को समाप्त करने, उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने में सफल रहा। गौरतलब है कि इन मध्यस्थों का देश की लगभग 40% कृषि भूमि पर अधिकार था। मतलब 19% तो अंग्रेजों के दौर में रहा, लेकिन धीमे धीमे इसका मतलब एक तरीके से आजादी के बाद भी कई जमीनें इन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। तो 40% कृषि भूमि पर इनका जो अधिकार था वो कहीं ना कहीं समाप्त हुआ। तब इन्होंने आनन फानन में बहुत सारे चेंजेस किए थे। एक्चुअली जमींदारों को जैसे ही पता चला कि अब उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा, तो उन्होंने जमीनें अपने नौकरों, अपने घर में काम करने वालों सभी के नाम पर कर दी थी, पर कागज अपने पास ही रखे थे। इसकी समाप्ति से देश के लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा और उन्हें भूमि में स्थायी और पैतृक अधिकार प्रदान किए गए। देखो, रियलिटी में इसका मेन मकसद ये था कि कोई गांव पकड़ लीजिए जहां एक जमींदार है और उसने अपने तहत 100 किसानों को जमीनें बांट के रखी थी। तो सरकार ने अब डिक्लेयर कर दिया कि जो किसान जमीन बो रहा था ये कि जमीन उसी की हुई। अब आपको जमींदार को कोई भी टैक्स नहीं देना है, जमींदार से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसके मालिक बन चुके हो। तो इसको कहेंगे कि जमींदारों का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। फिर देश में मध्यस्थों के उन्मूलन के कारण एक शोषक वर्ग का अंत हो गया और भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण के लिए अधिक से अधिक भूमि को सरकारी कब्जे में लिया गया। देश में बंजर भूमि और मध्यस्थों के निजी वन का काफी क्षेत्र खेती योग्य था। इसके अलावा मध्यस्थों के कानूनी उन्मूलन से किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। बुरा क्या हुआ? हालांकि जमींदारी उन्मूलन से जमींदारवाद प्रणाली पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई, कई क्षेत्रों में व्यवस्था जारी रही। इसी कारण से बहुस्तरीय कृषि संरचना पर मौजूद जमींदार केवल शीर्ष स्तर से हट गए। मतलब केवल नाम मात्र के लिए जमींदार अब खत्म हो गया, लेकिन जमीन फाइनली उसी के कब्जे में रही। हो सकता है कि उसके नौकर के माध्यम से, हो सकता है कि किसान को डरा धमका कर उसने अपने पास ही रखे सारे कागज। इस कारण से बड़े पैमाने पर भूमि निष्कासन हुआ, जिस कारण से कई सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुई। मतलब अब वास्तविक रूप में जिस किसान को पहले जमीन किराए पर देता था, वो भी जमीन किराए पर देना उसने पूरी तरह से बंद कर दी, क्योंकि अब वो जानता था कि अगर उसने जमीन दी तो फिर सरकार के नियमों के अनुसार वही मालिक बन जाएगा। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल ने उन्मूलन को वैध करार दिया तथा अन्य राज्यों में मध्यस्थों को बिना किसी सीमा के व्यक्तिगत कृषि भूमि पर स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति प्राप्त थी। अतः जमींदारी प्रणाली के औपचारिक उन्मूलन के बाद भी कई बड़े मध्यस्थ मौजूद रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि आंशिक रूप से सफलता मिली, और मैं तो कहूंगा पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में, जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक, यहां पर जितने सुधार हमें देखने को मिले उतने किसी और राज्य में नहीं मिले। मतलब हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ही इस सुधार में हम सफलता कहेंगे। दूसरा सुधार है काश्तकारी। काश्तकारी मतलब किराए वाला, कि किराए की मात्रा को सीमित किया जाए। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करने के पश्चात अगली बड़ी समस्या काश्तकारी के रेगुलेशन की थी। काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी स्वयं कृषि न कर अन्य किसानों को पट्टे पर देता था और प्रतिफल में किराया या लगान लेता था। पट्टेदार किसान भी कहीं न कहीं आगे इसी अन्य किसान को पट्टे पर दे देते थे। स्थायी काश्तकार वह थे जिन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था, परंतु जमींदार लगान में वृद्धि कर सकता था। ये तो खत्म कर दिया गया था कि लगान जमींदार लगाएगा नहीं। ये वे काश्तकार थे जिन्हें जमींदार कभी भी भूमि से बेदखल कर सकता था। काश्तकार किसान, अगर एक किसान दूसरे किसान को लगान पे दे रहा है तो उसको उप काश्तकार कहते हैं। जैसे आज के दौर में अधिकतर किसान जिनको लगता है कि अब वो जमीन नहीं कर पाएंगे तो दूसरे किसान को दे देते हैं। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, इन्हें कभी कभी उपज का 2/3 तक लगान देना पड़ता था। तब इसका समाधान क्या किया गया? काश्तकारी अधिनियम के तहत कुछ चीजें ऐसी लाई गई कि भाई आप इससे ज्यादा लगान नहीं ले सकते हैं, और धीमे धीमे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, कहीं ना कहीं इसका सुधार का असर दिखाई दिया।
काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का मुख्य उद्देश्य काश्तकारों को भूमि पर कानूनी रूप में स्थायी अधिकार प्रदान करना था। साथ ही बीमार, अपंग, विधवा, असमर्थ और सैनिक आदि जो स्वयं खेती नहीं कर सकते हैं, पट्टे पर प्रदान करने की छूट देना था। मतलब कहीं ना कहीं वे लोग, अगर वे मतलब उनको लगता है कि अब वो शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि जमीन कर सकते हैं, तो उन लोगों को मौके भी देना था। लगान नियमन कानून लागू होने से पूर्व पट्टेदार कुल उपज का आधे से अधिक भाग भूस्वामी को लगान के रूप में देते थे। प्रथम योजना में इस संदर्भ में रेगुलेशन बनाया गया और सामान्य तथा 20 से 25% से अधिक नहीं हो, मतलब लगान की दर तय की गई कि भाई 25% से ज्यादा ना हो। तो जैसे अभी बताया कि राजस्थान में 1/3 है, तो 1/3 आप देने से मना कर सकते हैं, 25% से ज्यादा लगान नहीं देने की बातचीत हुई है। फिर है भू धारण की सुरक्षा। काश्तकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य पट्टेदारों को पट्टे की सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में उठाया गया। बड़े पैमाने पर पट्टेदारों की बेदखली पर रोक लगाई गई। भूमि की एक न्यूनतम सीमा पट्टेदारों के पास अवश्य रहने दी गई। कुछ राज्यों में पट्टेदार को अन्यत्र भूमि दिलाने का उत्तरदायित्व दिया गया। जो काश्तकार दूसरे की भूमि जोत रहे थे, वे स्वयं को भूमि का स्वामी घोषित कर दिए गए। जमीन के मालिक को ब्यौरा देने को कहा गया। ब्यौरा न देने पर सरकार ने वसूली का दायित्व लिया। यह व्यवस्था गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की गई। मतलब या तो जमीन का मालिक ये बताए कि मैंने केवल अभी 2-3 वर्षों के लिए जमीन दी है, लेकिन उसके ओरिजिनल कागज या जमीन का हक मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को किया गया। सरकार ने स्वयं भूमि का मुआवजा मालिकों को प्रदान किया तथा काश्तकार से बाद में किस्तों में लिया गया। यह व्यवस्था दिल्ली में की गई। मतलब जो काश्तकार थे उनको जमीन का मालिक बना दिया गया और उनसे एक तय कर दिया गया कि हर साल आप सरकार को पैसा देंगे, और एक मुश्त सरकार ने जो मालिक था, मतलब जो एक जमाने में जमींदार जैसा था, उसको दे दिया। सरकार ने काश्तकारों से सीधा संपर्क बनाया और उन्हें 2 विकल्प दिए गए। पहला, वह भूमि का पूरा मूल्य देकर स्वामित्व के अधिकार को प्राप्त करें, अथवा दूसरा, सरकार को लगान देते रहे। इस प्रकार की व्यवस्था केरल और यूपी में की गई। फिर काश्तकारों का पुनर्ग्रहण। सभी राज्यों में काश्तकारों को भूधारण अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए। जो काश्तकार 8 से 10 वर्ष से खेती कर रहे हैं, उन्हें जमीन पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था से लगभग 1.15 करोड़ काश्तकार को 1.5 करोड़ एकड़ भूमि पर स्वामित्व मिल गया। तो सबसे पहला इंपैक्ट रहा, जमींदारी प्रथा को हटाया गया। कोई जमींदार नहीं होगा, कोई जमींदारी वाला पद नहीं होगा, और जो इसके पहले जमींदारी की चीजें थी उन सभी को शून्य कर दिया गया कि अब आपके पास ऐसा कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। दूसरा, काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिसके तहत किराए पर जो जमीन ली जाएगी उसमें कुछ लोगों को छूट दी गई, बाकी लोगों को अधिकार दे दिए गए। किराए की भी एक फिक्स रेट कर दी गई, खास करके उप काश्तकार में, जब एक किसान दूसरे किसान को यदि जमीन किराए पर देता है। क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहा? इस सुधार ने तो काश्तकारों को पूरी तरह से अवैध करार दिया या काश्तकारों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूमि कर के विनियमन का प्रयास किया। पश्चिम बंगाल, केरल में कृषि संरचना का मौलिक पुनर्गठन हुआ, जिसमें काश्तकारों को भूमि का अधिकार प्रदान किया गया। अधिकांश राज्यों में इन कानूनों को कभी भी बहुत प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। योजना के दस्तावेज पर बार बार बल देने के बावजूद कुछ राज्य काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए कानून पारित नहीं कर पाए। मतलब जो किराए पर जमीन कर रहा था उसको अधिकार देने की इच्छा शक्ति कई राज्यों में नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण था जो भी संपन्न लोग थे वही राजनीति में सक्रिय थे। भारत के कुछ राज्यों ने काश्तकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जबकि अन्य राज्यों ने मान्यता प्राप्त काश्तकार और अंशधारकों को स्पष्ट रूप से अधिकार प्रदान किए। यद्यपि सुधारों ने काश्तकारी क्षेत्र में कमी की, परंतु बहुत कम काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर भू स्वामित्व की सीमा, एक लिमिटेशन, इसको कहते हैं हदबंदी। भूमि सुधार कानून की तीसरी प्रमुख श्रेणी है लैंड सीलिंग अधिनियम, जिसको हम कहते हैं हदबंदी। भूमि स्वामित्व पर अधिकार को कानूनी रूप से भूमि के उस अधिकतम आकार के रूप में संदर्भित किया जाता है जिससे अधिक भूमि पर कोई भी कृषक या कृषक परिवार स्वामित्व नहीं रख सकता। पर क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, हर एक राज्य में इसकी लिमिट अलग अलग थी। राजस्थान में जहां लिमिट 25 एकड़ थी,
तो वही यूपी में लिमिट 10 एकड़ तक ही सिमटी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली राज्य के अनुसार आबादी और वहां पर जो जमीन का आकार है वो ध्यान दिया जाता है। इस तरह की सीमा तय करने का उद्देश्य कुछ लोगों के हाथों में निहित भू स्वामित्व में कमी करना था। कुमारप्पन समिति ने भूमि के अधिकतम आकार को लेकर सिफारिश की। यह एक परिवार की आजीविका के लिए आवश्यक सीमा से 3 गुना अधिक थी। मतलब एक परिवार को जितनी जमीन चाहिए उससे ज्यादा 3 गुना जमीन का एक लिमिट तय कर दिया गया कि इससे ज्यादा अगर जमीन है तो छीन लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली परिवार में आगे विभाजन भी हो सकता है। वर्ष 1961-62 तक सभी राज्यों ने लैंड सीलिंग अधिनियम पारित कर दिए थे, लेकिन अलग अलग राज्यों में यह सीमा अलग अलग थी। राज्यों में एकरूपता लाने के लिए 1971 में एक नई भू सीमा तय की गई। देखो, यहां सभी राज्यों में इसलिए भी एक जैसी चीज लाना कठिन थी क्योंकि कुछ राज्यों में सिंचाई के साधन थे। अब सिंचाई के साधन अगर है तो 10 एकड़ जमीन भी बहुत पर्याप्त हो जाती है, और अगर सिंचाई के साधन नहीं है तो 30 एकड़ जमीन में भी काम नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से यहां सिंचाई के साधन के आधार पर भी जमीनों की लिमिट को तय किया गया। 1972 में विभिन्न क्षेत्र में भूमि के प्रकार, उनकी उत्पादकता, ऐसे अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग सीमा के साथ राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दिशा निर्देश में सबसे अच्छी भूमि की सीमा 10 से 18 एकड़, मतलब जो सबसे उत्पादक जमीन होती है। द्वितीय श्रेणी की भूमि में 18 से 27 एकड़ और शेष भूमि की सीमा 27 से 54 एकड़ थी। लेकिन पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में भूमि की सीमा इनसे थोड़ी सी अधिक रही। मतलब अगर बहुत अच्छी जमीन है तो 18 एकड़ तक की जमीन आप रख सकते, उससे ज्यादा जमीन हुई तो सरकार छीन लेगी। मध्यम वाली उत्पादकता है तो 27 एकड़ तक की जमीन रख सकते, उससे ज्यादा जमीन हुई तो सरकार छीन लेगी। और अगर बंजर जमीन जैसी चीज है तो 54 एकड़ तक जमीन आप रख सकते हैं। पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र में तो और भी, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे भी उत्पादकता कम होती है। इन सुधारों की मदद से राज्य को प्रत्येक परिवार के स्वामित्व वाले अधिशेष भूमि की पहचान और अधिग्रहण करना था। साथ ही ने भूमिहीन परिवार, SC ST के भूमिहीन परिवारों को बांटना भी था। बुरा क्या हुआ? अधिकांश राज्यों में अधिनियम शक्तिहीन साबित हुआ। इसमें ऐसी रणनीतिक कमियां थी जिनके भूस्वामी अपने भूमि को अधिग्रहण से बचा लेते थे। कैसे? ऑब्वियसली भाई, अगर आपको लगता है परिवार, तो उन्होंने बता दिया कि मेरा बेटा अलग रहता है, मेरी बहू अलग रहती है, सभी लोग अलग अलग रहते हैं। तो एक परिवार में हम 6 परिवार हैं, तो 6 परिवार के हिसाब से फिर तो 18 गुना में 6, हम कहेंगे 108 एकड़ जमीन हो गई। बहुत रेयरली, मान लो कोई किसान है जिसके पास 200 एकड़ जमीन है, उसने कुत्ते बिल्ली सबको बांट दिया, लेकिन फिर भी 170 एकड़ ही बांट पाया, तब 30 एकड़ जमीन उसकी कब्जे में ली जाएगी। मतलब इतना कारगर नहीं हुआ। बहुत बड़ी कुछ भू संपदाओं को विभाजित कर दिया गया, लेकिन अधिकांश भूस्वामियों ने तथाकथित बेनामी हस्तांतरण द्वारा अपनी भूमि नौकर, रिश्तेदार आदि के नाम करा दी। इससे भूस्वामी भूमि के विभाजन के बाद भी उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधान से बचने के लिए कुछ जगह पर कुछ अमीर किसानों ने अपनी पत्नियां, वास्तव में उनके साथ रहना जारी रखा, तलाक दे दिया, क्योंकि इस अधिनियम में तलाकशुदा औरतों के लिए भूमि में हिस्सेदारी की अनुमति थी, जबकि शादीशुदा औरतों के लिए नहीं थी। मैंने कहा कि तलाक के मतलब हुआ नहीं, कोई तलाक हुआ नहीं है रियलिटी में, लेकिन कागजों पर दिखा दिया कि उनका तलाक हो चुका है और इसलिए उनकी पत्नी को यह जमीन का आधा हिस्सा उन्हें देना पड़ा। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने विकल्प ढूंढ लिए कि किस तरीके से वह समस्या को हल कर सकते हैं। फिर है अंत में भू स्वामित्व की चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता है कंसोलिडेशन, टुकड़ों में नहीं बंटने देना। कई राज्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि आप जमीन का बंटवारा नहीं कर सकते बच्चों में, लेकिन कानूनी रूप से आज भी आसानी से होता है। बंटवारा नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? आप जमीन अपने बच्चों के नाम कर दीजिए, वे दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, चारों मिलकर जमीन पर बुआई करेंगे और उसके लाभ को बाद में बांटेंगे, लेकिन जमीन को नहीं बांटा जाए। हरियाणा राज्य ने क्या किया कि किसी किसान की 3 टुकड़ों में जमीन थी तो उसे एक संयुक्त जमीन का टुकड़ा दे दिया, लेकिन वहां पर भी दिक्कत हुई। अब हो सकता है 3 टुकड़ों में क्वालिटी बहुत खराब हो, उसे अच्छी जमीन मिले तो बहुत बढ़िया,
लेकिन अगर तीनों टुकड़ों की जमीन बहुत अच्छी थी और अब उसको खराब जमीन मिल गई तो चैलेंज। तो ये भी समस्याएं कई जगह देखने को मिली। चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसमें किसान के इधर उधर बिखरे हुए छोटी भूमि के बदले उसी किस्म भूमि के लिए एक स्थान प्रदान कर दिया जाता है एक साथ। अर्थात चकबंदी का अर्थ खंडित भूमियों का एक भूखंड के रूप में पुनर्गठित करने से है। गैर कृषि क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और रोजगार के कम अवसरों ने भूमि पर दबाव बढ़ा दिया, जिसके कारण भूमि के विखंडन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। इससे भूखंड की सिंचाई और देखरेख करना बहुत मुश्किल हो गया। यह प्रवृत्ति वर्तमान में भी जारी है। इसे भूखंड की सिंचाई और देखरेख करना टुकड़ों में रहेगी तो सिंचाई में दिक्कत आ जाती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने में दिक्कत आ जाती है। चकबंदी के तहत गांव के कृषक की भूमि के छोटे छोटे भूखंडों को एक बड़े टुकड़े में मिला दिया जाता है था। भूमि चकबंदी के लिए तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने कानून बना दिए। भूमि की चकबंदी करवाना पंजाब और हरियाणा राज्य में अनिवार्य थी, जबकि अन्य राज्यों में चकबंदी भूस्वामियों की सहमति से स्वैच्छिक आधार पर की गई। मतलब चकबंदी में हरियाणा और पंजाब राज्य ने बढ़िया काम किया, लेकिन यहाँ चैलेंजेस कई सारे आए। चैलेंजेस का मतलब कई किसानों ने शिकायत की कि हमारी अच्छी जमीन हमसे छीन ली गई और हमें खराब जमीन दे दी गई। सकारात्मक पक्ष क्या रहा? इससे भूमि जोत का कभी खत्म न होने वाला विखंडन रोका गया। इससे किसान अलग अलग स्थान की बजाय भूमि को एक ही जगह पर सिंचाई और कृषि करने लगे, जिससे समय और श्रम की बचत हुई। इस भू सुधार से कृषि की लागत और किसानों के बीच मुकदमेबाजी में कमी आई। पर्याप्त राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन की कमी के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर चकबंदी के संदर्भ में हुई प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं थी। मतलब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के हिस्सों में ये थोड़ा बेहतर रूप में हमें दिखता है। बाकी तो देश के बाकी हिस्सों में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं मिला जो चकबंदी से परिणाम ला सके। वर्ष 1970-71 में औसत भूस्वामित्व का आकार 2.28 हेक्टेयर था, जो 2015-16 में 1.0 हेक्टेयर रह गया। मतलब आप देखिए, चकबंदी कानून होने के बावजूद औसत जमीन कम होती जा रही है। नागालैंड में औसत कृषि क्षेत्र आकार सबसे अधिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद लोगों को यकीन नहीं होगा। नागालैंड जैसा पहाड़ी क्षेत्र होकर भी सबसे ज्यादा भू जोत का आकार है। पंजाब, हरियाणा, जहां पर कंसोलिडेशन अच्छी तरह से लागू हुआ था, इस कारण से वो दूसरे और तीसरे नंबर पर है। भूस्वामित्व का आकार बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे घनी आबादी वाले राज्य में बहुत कम है। बिहार में औसतन जमीन 0.6 हेक्टेयर पाई गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी उपखंड के विभाजन ने इन्हें और भी छोटा कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि चकबंदी का जो सुधार हुआ वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले हिस्सों में तो बेटर रहा, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में वो परिणाम हम नहीं ला पाए जिसके हम उम्मीद कर रहे थे। भूमिहीन कामगारों को भूमि प्रदान करना, दैट मीन्स अब उन लोगों की बारी थी जिनके पास पुरानी कई पीढ़ियों से जमीन थी नहीं, वो दूसरों के जमीन पर मजदूरी करके जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। तो मतलब भूदान आंदोलन शुरू हुए, ग्राम दान आंदोलन शुरू हुए। विनोबा भावे आते हैं इसमें, जो कि लोगों को, किसानों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी जमीनें दान करिए और उन लोगों को दान करिए जिनके पास जमीनें नहीं है। और बहुत बड़ी स्तर पर पूरे देश में भूदान आंदोलन मतलब प्रसारित होता है। लेकिन ये भी केवल दक्षिण भारत में थोड़ा सफल रहता है। ऑब्वियसली जमीन पुराने जमाने में चलो ठीक है, जमीन दान भी दे देते थे, आज तो जमीन कोई दान देने को तैयार ही नहीं होगा। उच्चतम सीमा के कारण प्राप्त भूमि और ग्राम दान आंदोलन के द्वारा बड़े भूस्वामियों से प्राप्त भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में वितरित किया गया, ताकि भूमि संबंधी असमानताओं को दूर किया जा सके। भूदान और ग्राम दान आंदोलन, विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूमिहीन हरिजनों की समस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसात्मक क्रांति लाने के प्रयास के तहत आंदोलन को नेतृत्व दिया। रिक्वेस्ट की गई, विनती की गई, उन्हें कहा गया कि भूदान से बड़ा पवित्र कुछ भी दान नहीं है। कई सारे संपन्न जिनके पास जमीन के बहुत बड़े बड़े हिस्से थे, वे आगे आए और उन्होंने अपनी जमीनें
दान करना शुरू कर दी। इन आंदोलन के तहत भूस्वामी संपन्न वर्ग से आग्रह किया जाता था कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि के एक हिस्से को भूमिहीनों को सौंप दे, जिसको भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई। विनोबा भावे द्वारा की गई अपील से कुछ भूस्वामी वर्ग ने अपनी कुछ भूमि का स्वैच्छिक दान किया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस कार्य में विनोबा भावे को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही थी। मतलब सरकार ने भी इसमें पूरी मदद की और विनोबा भावे से कहा कि जो भी व्यक्ति जमीन दान देना चाहता है वो भूमिहीन को हम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बांटेंगे। ग्राम दान आंदोलन। भूदान आंदोलन ने वर्ष 1952 में शुरू हुए ग्राम दान आंदोलन को भी दिशा दी। ग्राम दान आंदोलन का उद्देश्य प्रत्येक गांव में भूस्वामी और पट्टा धारकों को उनके भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए सहमत किया गया। भाई जो व्यक्ति कभी जमीन कर नहीं रहा है उसे कहा गया कि जो किसान काफी लंबे समय से काश्तकार हैं, जो आपकी जमीन कर रहा है उसको दे दीजिए वो जमीन। समस्त भूमि के समतावादी पुनर्वितरण और संयुक्त खेती हेतु ग्राम संघ की संपत्ति बना दिया जाता था। एक गांव के 75% निवासी जिनके पास 51% जमीन थी कि ग्राम दान के लिए लिखित स्वीकृति मिलने के बाद उस गांव को ग्राम दान के रूप में घोषित किया जाता था। ग्राम दान के तहत आने वाला पहला गांव उत्तर प्रदेश हरिपुर में मैंग्रोथ था, जो ग्राम दान का पहला आंदोलन रहा। देखो पॉजिटिव ये था कि कोई हिंसा नहीं हुई, लोगों ने स्वेच्छा से दान किया, सरकार ने यहाँ कोई कानूनी दबाव नहीं डाला था, तो ये एक तरीके से नैतिक कार्य था। आजादी के बाद का पहला आंदोलन था जिसमें एक आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इस आंदोलन ने एक नैतिक माहौल का निर्माण किया जिससे बड़े जमींदारों पर दबाव पड़ा। इससे किसान और भूमिहीनों के बीच राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन किया। किसानों को संगठित करने हेतु राजनीतिक प्रचार के लिए एक जमीन तैयार की, क्योंकि गांव में एक संगठन बनाया गया। इस आंदोलन के तहत दान की गई अधिकांश भूमि कम उपजाऊ या मुकदमेबाजी वाली होती थी और इस प्रकार प्राप्त भूमि की बहुत कम मात्रा का वितरण ही भूमिहीनों के मध्य किया जा सका। ग्राम दान आंदोलन उन गांवों में शुरू किया गया था जहां वर्ग विभेदन की स्थिति नहीं थी और भू स्वामित्व को लेकर बहुत कम अंतर थे। यह आंदोलन उन क्षेत्रों में सफल नहीं हुआ जहां भू स्वामित्व अधिक असमानता थी, उच्च जाति और निम्न जाति वाली चीजें ज्यादा थी। 1969 के बाद ग्राम दान और भूदान ने स्वैच्छिक आंदोलन की जगह सरकारी सहायता प्राप्त कार्यक्रम में स्थानांतरित करने का अपना महत्व खो दिया। आंदोलन से वर्ष 1967 में विनोबा भावे के निकलने के बाद जनाधार में कमी आ गई। मतलब कहने का अभिप्राय है कि विनोबा भावे के मरने के बाद फिर आंदोलन उतना बेहतर काम नहीं कर पाया। अब पूरे सुधारों का निष्कर्ष कहे तो इस पूरे सुधारों में बहुत सारी बातें हम देखेंगे कि सकारात्मक तो मिली, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिसकी हम उम्मीदें कर रहे थे। वस्तुतः वर्तमान में भारतीय कृषि अपने परंपरागत अर्ध सामंती चरित्र तथा उभरते आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के बीच संक्रमण की अवस्था में। मतलब वास्तविक किसानों के पास आज भी पूरी तरह से जमीन के अधिकार नहीं है और जमींदारी प्रथा भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। ना पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि है, ना पूरी तरह से परंपरागत है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं मिल रही है। ऐसे बदलते परिदृश्य में भू सुधारों के महत्व को समझने की आवश्यकता है और इस हेतु राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता अपेक्षित है, बहुत जरूरी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि राजनीति में अधिकतर सशक्त वर्ग इन्हीं जमींदारों, मध्यस्थों या बड़े किसानों से आता है और यही बड़ा अवरोध रहा कि इसमें बहुत अच्छे कानून बनने के बावजूद भी वो लागू नहीं हो पाए। उसका सबसे बड़ा कारण था लागू करने वाली संस्था ही स्वयं उनके ही द्वारा निर्मित की गई थी। भूस्वामी पट्टा धारकों के अवैधानिक साठगांठ को तोड़ते हुए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन कर कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अधिशेष भूमि का संवितरण सुनिश्चित कर भूधारिता तथा भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन तथा डिजिटलाइज किए जाने की जरूरत है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने अब अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है। जमीन के रिकॉर्ड आप डिजिटल रूप में देख पाएंगे। उपयुक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत में भूमि सुधारों को उचित गति प्रदान की जा सकती है, जिससे भूमि का सम वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
कृषि के आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी। तो ये है यूनिट 7, जिसका मेन मकसद है भूमि सुधार को समझना, उसके महत्व को जानना, उसकी कमियों को अभी भी ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय में हमें भूमि सुधार में किस दिशा में आगे बढ़ना है ये समझ में आ सके।